माय यूट्यूब चैनल। ये जो पूरी सीरीज़ है मेरी, जो जो वीडियो अभी देखेंगे आप और आगे इस पे पूरी सीरीज़ चलेगी, ये कंप्यूटर फंडामेंटल की है। और इसमें जितने भी तरह के गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग लेवल के, ये उन्हीं पे बेस्ड है। तो पहले तो 2-3 वीडियोस टॉपिक वाइज चलेगा सिलेबस का, फिर 3 वीडियो के बेस पे एक आधा एमसीक्यू आएगा, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर 2-3 टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बेस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि कंप्यूटर नॉलेज चाहिए क्यों। तो आज के डेट में हम पढ़े लिखे तभी कहलाएंगे जब हमें कंप्यूटर की जानकारी होगी। और दूसरी बात कि जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अब, सब में कंप्यूटर के साइड से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, किसी में 25 मार्क्स का, किसी में 30 मार्क्स का। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद मुझे एक पूरे सिलेबस का जो आइडिया मिला है, उसके बेस पे मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज के डेट में कंप्यूटर नॉलेज को वाइटल माना जा रहा है, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकें। एमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो या गेट एंट्रेंस हो या फिर RSCIT है, BCC O लेवल है, या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस है, आर्मी, नेवी, बैंक, रेलवे, SSC, मतलब आज के डेट में शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जो ये पहला पार्ट है मेरा, उसको समझें हम लोग कि सबसे पहले तो उसका सिलेबस देख लीजिए आप, जो कवर अप होने वाला है इस पूरे सीरीज़ में। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर वायरसेस के बारे में, विंडोज़, ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, असेस, आउटलुक, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़, एब्रीविएशंस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड वेबसाइट्स, वेब ब्राउज़र्स के बारे में, कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो, और DBMS है पूरा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा OSI मॉडल, ये नेटवर्किंग का ही पार्ट है। तो एक एक करके सीरीज़ बाय सीरीज़ हम लोग देखते जाएंगे, अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स कवर होंगे। तो ये जो वीडियो अभी आज आपके सामने बना है, जो आएगा, उसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर को कवर किया गया है और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को, एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को। और इसमें सारे हिंट्स मैं देते गया हूँ आपको कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आते हैं, और पूरे सिलेबस को कवर अप किया है मैंने, ताकि एक भी क्वेश्चन अब आप एग्ज़ाम में ना छोड़ें कंप्यूटर के साइड का। तो ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट भी तैयार है, वो भी एक आधे दिन में वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। वो कंप्लीट कंप्यूटर मेमोरी की होगी, जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर मेमोरीज़ को टच किया गया है। तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले तो हम लोग बोर्ड पे चलेंगे, फिर कंप्यूटर पे समझेंगे, नोट्स वगैरह समझेंगे, और आप नोट्स को इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और अगर तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आगे के वीडियोस और मज़ेदार होंगे और बिल्कुल एजुकेशनल होंगे, कोई बकवास नहीं होगा मेरे वीडियो में। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक्स, जिसको बोला जाता है कंप्यूटर का क ख होगा यहाँ से। तो कंप्यूटर फंडामेंटल को समझने के लिए सबसे पहले ये समझा जाए कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर जो ये शब्द बना है, ये एक्चुअली लैटिन का एक शब्द है जिसको कंप्यूटेयर कहते हैं, यहाँ से ये डिराइव हुआ और उससे एक वर्ड निकाला गया कंप्यूट। ये वर्ड जो है ये 18वीं शताब्दी से ही बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। और कंप्यूट का मतलब होता था, अगर पुराने समय की बात करें हम लोग, तो गिनती तक सीमित था। ये कंप्यूट मतलब गिनती करना। धीरे 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 कैलकुलेटर्स आने लगे, तो उसको थोड़ा और रूपांतरित किया गया, वो कैलकुलेशन बन गया, कंप्यूटेशन बन गया। और आज के युग में अगर देखा जाए तो कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, तो डिजिटल। हम लोग जैसे ही कंप्यूटर शब्द सुनते हैं या कंप्यूटेशन शब्द सुनते हैं, तो सीधा सीधा हम लोगों के दिमाग में क्या आता है, कुछ भी एक डिवाइस है जिससे हम लोग बैठ के और कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, अलग अलग तरह का डेटा प्रोसेसिंग का वर्क कर रहे हैं। चलिए, तो बेसिक डेफिनेशन अगर समझा जाए तो सबसे साधारण सी बात है, कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, 100% इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और उससे उसके गुणवत्ता की अगर बात करें हम लोग,
कि उस डिवाइस में होता क्या क्या है, तो उसमें से सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन। जो भी वर्क हम लोग देते हैं इसकी कोशिश ये रहती है कि हम जितना जल्दी हो सके उसको कैलकुलेट करके दें। स्पीड ऑफ द कंप्यूटर डिपेंड करता है उसके टाइप पे, उसके वैरायटी पे। ये चीज़ हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में देखेंगे काफ़ी डीपली। दूसरा जो चीज़ है वो है एक्यूरेसी। कोई भी बिल, कोई भी डाटा, कोई भी आउटपुट, कोई भी रिजल्टेंट जो हमारे सामने आता है उस पर आँख मूंद के हम लोग विश्वास करते हैं, ये बोल के कि चलिए भैया ये तो कंप्यूटर का निकला हुआ प्रिंट आउट है तो सही ही होगा। कभी दोबारा एक मॉल के बिल को हम लोग जोड़ के नहीं मिलाए हैं, सही जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। अगली जो चीज़ है वो है रिलायबिलिटी, मतलब भरोसा। जो भी डाटा हमें मिलता है, जो भी चीज़ हमें कंप्यूटर हमें देता है, हम उस पर आँख मूंद के विश्वास करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो जो भी हमें रिजल्टेंट दे रहा है वो 100% सही होगा, इसीलिए उसको भरोसेमंद माना जाता है। अगला जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। एक कोई भी पैथोलॉजी में बैठा हुआ आदमी उसी कंप्यूटर से ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट बनाता है, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे बैठा हुआ इंसान उससे रेलवे टिकट काटता है, और एक साधारण से मॉल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे बैठ के वो दिन भर बिलिंग का काम करता है। इट मीन्स कि एक कंप्यूटर को हम अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट जो है वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस का अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो वो होता है परिश्रमी। मतलब अगर कंटिन्यू वर्क भी वो कर रहा है तो वो कभी थकता नहीं है। बस उसको एक प्रॉपर आप एटमॉस्फेयर दे दें, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दे दें, तो अगर उसके रूम का टेम्परेचर सही है तो आप 6 घंटे, 8 घंटे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक लगातार ऑन रखिए, वो कभी ये नहीं बोलेगा अब हम थक चुके हैं, हमें बंद किया जाए। ये ह्यूमन बीइंग में होता है। तो ये जो वर्ड है वो है डिलीजेंस। उसके बाद है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है जिसमें कई गुण हो, बहुगुणा जिसको बोला जाता है। तो ऑब्वियस है कंप्यूटर एक मल्टीमीडिया डिवाइस है और उसमें कई गुण हैं, अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मेल भी भेज लेते हैं उससे, म्यूज़िक भी सुन लेते हैं उससे, कोई भी तरह का डाटा प्रोसेसिंग भी कर लेते हैं, वर्ड का भी कोई काम रहा, डॉक्यूमेंट बनाना है वो भी कर लिया, हिसाब किताब भी कर लिया, अकाउंट भी मेंटेन कर लिए। और इतने सारे गुणों के बावजूद ये सस्ता है। आज के डेट में एक कंप्यूटर हमें 15,000 20,000 रुपये में मिल जाता है, इतने में एक स्मार्टफोन आता है। तो इतने गुण हैं फिर भी ये सस्ता है, इकोनॉमी कपल्ड है, और इसीलिए इस डिवाइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और आने वाले समय में ये और ज़्यादा डे बाय डे चेंजेस हो रहे हैं, और ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट आ रहा है। तो अब आगे के स्टेप के बढ़े हम लोग कि ये बना किस लिए है और इसके काम करने का प्रिंसिपल क्या है। चलिए अब बिल्कुल बेसिक वर्क से शुरू किया जाए हम लोग। तो सीपीयू या कंप्यूटर जो है वो 4 अलग अलग यूनिट्स को मिला के बना होता है। एक जो हिस्सा है हमारा उसे हम लोग कहते हैं इनपुट यूनिट, दूसरा जो हिस्सा है वो कहलाता है सीपीयू, तीसरा हिस्सा जो है वो है आउटपुट यूनिट, और स्टोरेज पर्पस के लिए मेमोरी का यूज़ होता है। तो ये 4 ब्लॉक्स जो हैं यही एक कंप्लीट कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। अब वास्तव में कंप्यूटर करता क्या है, तो आपसे इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और रिजल्ट देता है। जो कुछ भी हम लोग इनपुट में देते हैं उसे हम डेटा कहते हैं या इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो सपोज हम लोगों ने 2 जोड़ 2 दिया कीबोर्ड के माध्यम से, तो इनपुट यूनिट का एक एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल कीबोर्ड होता है इनपुट यूनिट का। दूसरा जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है माउस एंड सो ऑन। तो इनपुट यूनिट के माध्यम से हम लोग अपने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देंगे, आदेश देंगे, निर्देश देंगे, ऑर्डर देंगे, मेरे इस वर्क को आप कीजिए। अब ये जो 2 और 2 है ये एक्चुअली डेटा है, और जोड़ो ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो ये जो 2 जोड़ 2 है ये वर्क जाता है सीपीयू के पास। ये जो जोड़ने का काम है इसे कहते हैं प्रोसेसिंग। यानी आपके द्वारा दिए गए इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कौन करेगा? सीपीयू। और आफ्टर प्रोसेसिंग जो कुछ भी हमें मिलता है उसे हम कहते हैं रिजल्ट या फिर इंफॉर्मेशन। तो ये जो रिजल्ट या इंफॉर्मेशन है वो अगर केवल देख के छोड़ देना है तो हम लोग मॉनिटर पे देख के छोड़ देते हैं, और अगर इसका प्रिंट आउट चाहिए हमें
तो हम लोग प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। और भी कई सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सब एक एक टॉपिक है। अभी हम लोग कंसंट्रेट करें इस ब्लॉक डायग्राम पे। तो ये जो फिगर है ये एक्चुअली पूरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू जो है ये सबसे मेन काम इसी का होता है। ये हार्ट कम ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहलाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक तो जो अभी जस्ट हम आपको बताया उसमें कंप्यूट जो शब्द है ये कहाँ से आया है, ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, तो वहाँ आपको लिखना होगा कि ये एक लैटिन वर्ड है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। तो दूसरी बात यहाँ पे याद करनी है आपको कि सीपीयू इज़ अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। अब एक्चुअल वर्क ये रहा आपके सामने। कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा हम लोग अपने कंप्यूटर में देते हैं कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से। हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन सीपीयू के द्वारा किया जाता है और रिजल्टेंट जो भी होता है हमारा वो हमें आउटपुट यूनिट पे दिखता है। अब अगर ज़रूरत हुई तो उस डेटा को हम मेमोरी में स्टोर कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसे पढ़ सकें। तो किसी भी डेटा को सीपीयू के द्वारा मेमोरी में लिखा जाना मेमोरी राइट ऑपरेशन कहलाता है और पढ़ना मेमोरी रीड ऑपरेशन कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, मेमोरी रीड ऑपरेशन और मेमोरी राइट ऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं। अब आप इस एरो को और इस एरो को अगर देखें, दोनों में अंतर है। ये जो एरो है ये एक्चुअली यूनिडायरेक्शनल है, मतलब ये सिर्फ एक दिशा बता रहा है। मतलब कीबोर्ड कोई भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू को दे सकता है लेकिन उल्टा संभव नहीं है, यानी ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसीलिए यूनी यूज़ किया गया है। यूनी मतलब एक दिशा बताने वाला। वहीं पे अगर सीपीयू से मेमोरी की बात की जाए तो सीपीयू जब चाहे तब मेमोरी में कुछ भी लिख सकता है और जब चाहे तब मेमोरी से कुछ भी पढ़ भी सकता है। इसीलिए ये जो एरो यूज़ किया गया है ये एक बाई डायरेक्शनल एरो है, यानी यहाँ टू वे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। बाई मतलब होता है दो और यूनी मतलब होता है एक, ये आपको याद रखना होगा। तो कभी भी कीबोर्ड या माउस से कोई भी डेटा सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू प्रोसेसिंग करने के बाद उसे रिजल्टेंट के रूप में आपको देगा। अगर ज़रूरत हुई तो हम लोग उसे मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। इसके लिए स्टोर किए हैं कि जब ज़रूरत हो तो हम उसको पढ़ सकें। तो दुनिया का कोई भी कंप्यूटर इसी बेसिक सिद्धांत के ऊपर काम करता है और इस सिद्धांत को अगर हम दिमाग में रखते हैं तो हमें हर एक चीज़ क्लियर हमेशा इन फ्यूचर रहेगा, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वन बाय वन हम लोग हर एक ब्लॉक को देखेंगे। पहले सीपीयू को समझते हैं ये क्या है, फिर उसके बाद मेमोरी समझा जाएगा, उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझेंगे। चलिए अब हम लोग सीपीयू के पार्ट्स को समझा जाए। अभी जो पिछला ब्लॉक डायग्राम देखे हम लोग उसमें 4 यूनिट्स नज़र आ रहा था आपको, इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट और मेमोरी। अभी जो हम लोग समझ रहे हैं वो सीपीयू को समझ रहे हैं। तो सीपीयू बेसिकली 3 हिस्सों को मिल के बना होता है। एक जो है वो है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसको याद कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है। ये हम लोग मेमोरी सेक्शन में अभी पढ़ेंगे। बेसिक्स पहले क्लियर किया जाए तो अरिथमेटिक का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है तो सीधा सीधा दिमाग हम लोगों का अंकगणित पे जाता है। वही काम यहाँ पे भी है। अरिथमेटिक का मतलब हो गया जोड़, घटाव, गुना और भागा। तो यहाँ पे भी जोड़, घटाव, गुना और भागा। एक्चुअली कंप्यूटर में ये भागा नहीं चलता, ये लगाना पड़ता है और गुना के लिए एस्टेरिक का सिंबल यूज़ होता है। तो जोड़, घटाव, गुना और भाग ये चारों काम अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म करता है। अब आ जाए हम लोग लॉजिक यूनिट के तरफ। लॉजिक यूनिट का काम है जितने भी तार्किक काम है जहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स या फिर येस नो या फिर मेल फीमेल, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है लॉजिकल सिंबल्स का। और वो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या फिर आप एंड पढ़े होंगे, एंड और नॉट। नहीं भी पढ़ें तो मेरा लॉजिक गेट्स पे पूरा एक वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड क्या होता है और ऑपरेशन क्या होता है, नॉट ऑपरेशन क्या होता है। खैर, तो एएलयू जो है इसका काम है आप जो भी आदेश देंगे अपने सीपीयू को, अगर वो आदेश
अरिथमेटिक से रिलेटेड होगा या लॉजिक से रिलेटेड होगा, उस काम को परफॉर्म करके देता है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगला जो है वो है CU, कंट्रोल यूनिट। नाम से ही क्या लग रहा है, जितने भी यूनिट्स आपके कंप्यूटर में काम करते हैं उन सारे यूनिट्स को कंट्रोल करने का काम इसी का है। अगर इसको हम लोग ऐसे समझें कि आपका कंप्यूटर किसी एक वर्क में लगा हुआ है और आप अगर उसको दूसरा वर्क फिर से दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो ह्यूमन ब्रेन नहीं है, वहाँ कोई चाहिए जो इंटरप्ट डाले, जो आपको ये बताए कि सिस्टम इज़ ऑलरेडी बिजी इन सो एंड सो वर्क, सो यू हैव टू वेट। तो इस तरह का वर्क जहाँ पे भी आता है वहाँ पे कंट्रोल यूनिट इन्वॉल्व हो जाता है। रजिस्टर जो है ये CPU की अपनी मेमोरी है, इसके टाइप्स होते हैं, वो हम लोग मेमोरी सेक्शन में अच्छे से और समझेंगे अभी। तो ये एक टेम्पररी मेमोरी मानी जाती है। टेम्पररी शब्द इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये 100% वोलेटाइल है, मतलब पावर ऑन है डाटा है, पावर ऑफ हुआ डाटा गया। रजिस्टर्स का काम क्या है, तो मान लीजिए कहीं पे एक कैलकुलेशन करना है आपको 99 + 99, तो 9 9 18 8। अब ये जो एक आया इसको हम लोग अपने अपने तरीके से होल्ड कर लेते हैं, मतलब कोई बोलता है कैरी 1, कोई ऊपर लिख देता है, कोई बोलता है हाथ में लगा, एक सबका अपना एक तरीका है। लेकिन कंप्यूटर के पास तो हाथ है नहीं कि वो लगा लेगा, तो निश्चित तौर पे उसको कुछ देर के लिए होल्ड करना होगा। तो 9 9 18 और ये जो एक जो होल्ड होगा वो कहाँ पे होगा, रजिस्टर में। और जैसे ही ये 19 बन जाएगा, मतलब इस एक का इस्तेमाल यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। इसीलिए रजिस्टर को क्या बोलते हैं, ये एक टेम्पररी मेमोरी है। तो CPU के बेसिक 4 हिस्से आपके सामने हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जितने भी अंक गणितीय काम है और जितने भी तार्किक काम है उनको कौन परफॉर्म करता है, ALU। जितने भी तरह के कंट्रोलिंग की बात है वो कंट्रोल यूनिट, और टेम्पररी मेमोरी के रूप में क्या यूज होता है, रजिस्टर्स। तो 4 बक्से में से, 4 ब्लॉक डायग्राम के 4 अलग अलग पार्ट्स में से CPU को यहाँ समझे हम लोग। अब अगला जो पार्ट हम लोगों का स्टार्ट होगा वो मेमोरी होगा। तो मेमोरी में अब आप ये मत सोचिए कि मेमोरी में सर केवल क्या बताएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी बता के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। शायद ही कोई मेमोरी इस दुनिया की होगी जिसे मैंने टच नहीं किया है। तो आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। पहले अभी जितना पार्ट हम लोग पढ़े इसको नोट्स पे भी समझेंगे। चलिए अब हम लोग नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कंप्यूटर का, जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा या इंस्ट्रक्शन इनपुट के रूप में लेता है, प्रोसेसिंग करता है आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के ऊपर, और बदले में हमें रिजल्ट देता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। और अगर ज़रूरत है तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं रिजल्ट के रूप में। ये जो पूरा पार्ट था ये बोर्ड पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, एक्यूरेसी, तो इन सारी चीज़ों से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर ख़रीदने जा रहे हैं अगर आप, तो यहाँ एक टर्म दिख रहा है पेरिफेरल, इसको आप ध्यान से देखें। जो भी बेसिक कंप्यूटर है हमारा उसके साथ हम प्रिंटर जोड़ते हैं, स्कैनर जोड़ते हैं, माइक्रोफोन जोड़ते हैं। तो जो एडिशनल डिवाइसेस ऐड की जाती हैं उन्हें हम पेरिफेरल्स कहते हैं। अब अगर एक कंप्यूटर चाहिए तो निश्चित तौर पे हमें एक चीज़ जिसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं वो ख़रीदना होगा। एक फ़ैन चाहिए जो बॉडी फ़ैन कहलाता है, जो पूरे प्रोसेस CPU के बॉक्स को ठंडा रखेगा। ऑप्टिकल ड्राइव, अगर ज़रूरत है तो आप BRD या CD या CDRW या DVD कोई सा भी ले सकते हैं। एक प्रोसेसर चाहिए। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अब यूज़ नहीं होता है। हार्ड डिस्क चाहिए, कीबोर्ड, रैम चाहिए। इसके अलावा माइक, मॉनिटर, जिस तरह का भी मॉनिटर आपको लेना हो, LCD LED हर एक तरह के अवेलेबल है। एक मदरबोर्ड कंपलसरी है क्योंकि मदरबोर्ड पे ही आपके रैम और प्रोसेसर्स ऐड किए जाते हैं, और या हार्ड डिस्क वगैरह का केबल लगता है। माउस चाहिए, नेटवर्क कार्ड चाहिए, पावर सप्लाई जिसको हम लोग स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं, SMPS, प्रिंटर, साउंड कार्ड एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, उसके बाद ही हम अब एक कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर वाला पार्ट है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम हम लोग बोर्ड पे ऑलरेडी देख चुके हैं। एक इनपुट यूनिट होता है, फिर CPU, यहाँ पे आउटपुट यूनिट और मेमोरी। ये इंटरनल मेमोरी है कंप्यूटर की। अगर आपको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए तो हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट को ऐड करते हैं। तो ये सारा चीज़ आप बोर्ड पे ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ें हम लोग।
तो एक सीपीयू के तीनों पार्ट, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। तो एएलयू के बारे में मैंने बताया था, जितने भी अरिथमेटिक वर्क हैं एज वेल एज जो लॉजिकल वर्क है उनको ये परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम कहा जाता है, और ओवरऑल जितने भी वर्क आपके कंप्यूटर पे हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना और उनको क्रमशः अरेंज करना, सिंक्रोनाइज करना इसकी जिम्मेवारी है। रजिस्टर एक टेम्पररी मेमोरी है जो सीपीयू अपने काम के लिए इसको यूज़ करता है। और आगे आप जो नेक्स्ट वीडियो है मेरा, उसमें पूरे मेमोरी को मैंने कवर किया, उसमें रजिस्टर्स काफ़ी डिटेल में मिलेगा आपको, एज वेल एज टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स भी मिलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं मेनली कवर करूँगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में ये जो एबेकस है, इसको स्टार्टिंग में सबसे पहले कंप्यूटर माना जाता है, जो आज से 4000 साल पहले का इन्वेंशन माना जाता है। और इसे एक चाइनीज़ ने इन्वेंट किया था जिसका नाम एबेकस था। इसमें एक वुडन रैक हुआ करती थी, मेटल रॉड्स थे, बीड्स माउंटेड थे इस पर। जैसा बचपन में हम लोग स्लेट यूज़ करते थे जिसमें एक साइड में रॉड और बहुत सारा इस तरह का गोल गोल लगा रहता था, और उससे हम लोग काउंटिंग वाउंटिंग करते थे। तो इसे माना जाता है कि ये यहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत हुई। और एबेकस अभी भी कुछ कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं, लाइक चाइना, रसिया एंड जापान। और नेक्स्ट देखें हम लोग, तो अगला है हमारा नेपियर्स बोन्स। ये 1550 से 1617 के बीच में आया था। जॉन नेपियर ने इसको लॉन्च किया था, और इसमें एक फैसिलिटी मिल गई कि ये पहली मशीन थी जिसमें डेसिमल पॉइंट्स का भी इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद आया पैस्केलाइन। पैस्केलाइन पास्कल के नाम पे था, और पास्कल इतना पॉपुलर है कि इसके नाम पे फिर बाद में पास्कल एक पूरा लैंग्वेज भी डेवलप किया गया था। तो 1642 से 1644 में के बीच का ये है, और इसे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन बायसे पास्कल ने इसको लॉन्च किया था। और ये एक वुडन बॉक्स था जिसमें सीरीज़ ऑफ गियर्स और व्हील्स यूज़ की गई थी, और व्हील जो रोटेट करती थी एक रिवॉल्यूशन, उसके बेस पे ये काम करता था, और ये बाकी के नेबरिंग व्हील्स को भी मूव कराता था। तो इसके थ्रू टोटल मतलब कैलकुलेटिव वर्क होना शुरू हो गया था। इसके बाद जो आता है वो है स्टेपर रेकोनर, जिसको हम लोग लेबनिट्ज़ व्हील भी बोलते हैं। तो इसको जर्मन मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था जिसका नाम था गॉटफ्राइड विल्हेम, और ये 1673 में आ गई थी। और ये डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम दिया गया था इसको स्टेप्ड रेकोनर भी कहा जाता था। और इसमें गियर्स के जगह पे फ्लूटेड ड्रम्स का इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे। अगला जो है वो है डिफरेंस इंजन। ये चार्ल्स बेबेज, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आता है। तो आपको याद रखना है 1820s में डिफरेंस इंजन उसने बनाया था, और उसके जस्ट बाद भी चार्ल्स बेबेज ने 1830 में एनालिटिकल इंजन बनाया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। और ये भी टेबल ऑफ नंबर्स और लॉगरिथमिक टेबल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया गया डिफरेंस इंजन। बाद में इसमें पंच कार्ड्स यूज़ होने लगे इनपुट के रूप में, और इसमें किसी भी तरह के अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने लगे, और परमानेंट मेमोरी लगा दी गई जिसमें डेटा स्टोर भी होने लगा। इसीलिए ये बेसिक कंसेप्ट है कंप्यूटर का कि आप डाटा डालें, मतलब इनपुट करें, वो प्रोसेसिंग करेगा और रिज़ल्ट स्टोर भी होगा। इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया गया, क्योंकि ये कंसेप्ट पहली बार इन्होंने ही लाया था। इसके बाद आई आपकी टेबुलेटिंग मशीन। ये इन्वेंट हो गई थी हमारी 1890s में, और इसे लॉन्च किया था हरमन होलरिथ ने। और ये एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे, और ये मेनली सांख्यिकी से जुड़े हुए लोग थे। इन्होंने एक मैकेनिकल टेबुलेटर का इस्तेमाल किया था पंच कार्ड्स के माध्यम से, और इसमें इन्होंने एक फैसिलिटी दी कि आप उनके पूरे के पूरे सांख्यिकी को मेंटेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, और डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। और 1890s में यूएस सेंसस इस मशीन को यूज़ किया उसने, और आईबीएम के साथ ये बाद में मर्ज हो गया 1924 में, जिसे आईबीएम जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना जाता है। और इसके लैपटॉप्स वगैरह अभी भी आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके बाद आया डिफरेंशियल एनालाइज़र। ये 1930s में आया था, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में आया, और ये 25 कैलकुलेशन 1 मिनट में कर देता था। और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ होने लगा। तो धीरे धीरे मैकेनिकल पार्ट हटने लगे और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को उसके साथ ऐड किया जाने लगा।
इसके बाद मार्क 1 है, यहाँ के बाद माना जाता है कि कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। तो मार्क 1 जो था ये मेजर चेंज लाया। 1937 में इसको हार्वर्ड एकेन ने प्लान किया और ये मशीन बहुत सारे कैलकुलेशंस एक बार में परफॉर्म करती थी। और ये 1944 में मार्क 1 कंप्यूटर को IBM और हार्वर्ड के पार्टनरशिप के साथ डेवलप किया गया और ये पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। और यहाँ से माना जाता है कि कंप्यूटर की शुरुआत हुई आफ्टर 1944। और इससे आगे के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो है वो तो मेमोरी है, और उससे अगले वीडियो में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और जनरेशन वगैरह सारा कवरअप होगा। और जितने भी ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन के हिसाब से ही बनाए जा रहे हैं। आप लिमिटेड पढ़ें और आराम से हर क्वेश्चन को कैप्चर कर सकें। एज वेल एज आगे जब 2-3 वीडियोस के बाद जब मेमोरी, इनपुट यूनिट और ये सारा पार्ट कवर अप हो जाएगा तो इन सबको मिक्स करके और एक पूरा वीडियो बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs बनाए जाएंगे और जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, आ चुके हैं, और उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आगे आने वाले वीडियोस भी बहुत मज़ेदार हैं और सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे बेस्ड होंगे और जो आपके फर्दर एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में आपकी मदद करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।